As in previous topic, we discussed that there are two types of assessment that can be used to identify neurological abnormality. One is neurophysiological technique and other is neuropsychological technique. Though neurophysiological techniques are good enough to provide quick detection of abnormality, but being associated with the field of psychology, we cannot do neurophysiological assessment. However, we can go for neuropsychological assessment. So, when neural damage is present or cognitive changes are observed, a neuropsychological evaluation is appropriate. So, let's discuss what is neuropsychological assessment. न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली वो टेस्ट या टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम ब्रेन की वर्किंग और फंक्शनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये असेसमेंट लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ये टेस्ट या प्रोसीजर्स हमें ब्रेन इंजरी को आइडेंटिफाई करने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा उन कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और डायग्नोज करने में मदद देते हैं जो साइकेट्रिस्ट कंडीशन से रिलेटेड होती हैं। सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट साइकोलॉजिकल और न्यूरोकॉग्निटिव टेस्ट से मिलने वाली मालूमात और पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड और सोशो डेमोग्राफिक डेटा को इंटीग्रेट करके ब्रेन डिसफंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसका कोई एक ख़ास मकसद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से हम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजूहात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन टेस्ट के नताइज से हमें पता चल सकता है कि आया कॉग्निटिव और मेंटल चेंजेस एज फैक्टर की वजह से हैं या किसी न्यूरोलॉजिकल इलनेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से हैं, तो हम उन वजूहात और प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ब्रेन इंजरी की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका क्लाइंट की थिंकिंग स्किल्स पर, बिहेवियर और मूड पर इम्पैक्ट देख सकते हैं। सो इंटरव्यू के ज़रिए डिफरेंट साइकोमेट्रिक स्केल्स और टेस्ट के ज़रिए हम क्लाइंट का करंट फंक्शनिंग लेवल देख सकते हैं और उसके मूड और रवैयों में आने वाली तब्दीलियों और ख़राबियों को डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का मकसद ना सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना होता है, बल्कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मोनीटर करना और इन इम्पेयरमेंट्स को मैनेज करने में मदद करना होता है। इन असेसमेंट के रिजल्ट के बेस पर मुख्तलिफ इंटरवेंशंस और रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी डिवाइस की जा सकती हैं। Neuropsychological assessment has its core goal of identifying cognitive strengths and weaknesses of an individual. Several tests and psychometric scales can be used for neuropsychological assessment, so let's have a look on few of them. The most famous test used for neuropsychological assessment is Bender Visual Motor Gestalt Test or Bender Gestalt Test or in short BGT. ये टेस्ट लियोरेटा बेंडर ने 1938 में डेवलप किया था, जिसका मकसद क्लाइंट की विजुअल और मोटर फंक्शनिंग का जायज़ा लेना है, उसकी विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के बारे में जानना है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानना है। इसके अलावा हम ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स को भी बीजीटी के ज़रिए असेस कर सकते हैं। ऑल्दो ये टेस्ट टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। बीजीटी में टोटल 9 फिगर्स होती हैं। हर फिगर 3x5 साइज़ के कार्ड पर बनी होती है। एग्जामिनर क्लाइंट को एक वक्त में एक फिगर दिखाता है और क्लाइंट ने एक ब्लैंक पेपर पर वही फिगर बनानी होती है। क्लाइंट को या सब्जेक्ट को यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो जितना मुमकिन हो सके फिगर को बेस्ट रिप्रोड्यूस करे और इस तरह बारी बारी सारी फिगर सिखाई जाती हैं और रिजल्ट्स को फिगर की एक्यूरेसी और ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर इंटरप्रेट किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब क्लाइंट्स ने फिगर बना ली हैं तो उनकी स्कोरिंग कैसे की जाए और रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। सो स्कोरिंग सिस्टम ऑफ बीजीटी मेनली फोकस ऑन स्पेसिफिक डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट टेकर। दीज डिफिकल्टीज इंक्लूड एंगुलर डिफिकल्टी, मसलन सब्जेक्ट फिगर में किसी एंगल को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे या उसे डिस्टॉर्ट कर दे या ओमिट कर दे। Another difficulty is bizarre doodling, जिसमें सब्जेक्ट ड्राइंग में कुछ ऐसे कंपोनेंट ऐड कर देता है जिनका ओरिजिनल फिगर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके अलावा क्लॉय डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसमें सब्जेक्ट को ओपन स्पेसेस को क्लोज करने में और फिगर के मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द प्रोपोर्शन फिगर बना देते हैं या फिगर को असल फिगर के हिसाब से बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना देते हैं, तो इस डिफ़िकल्टी को कोहेशन डिफ़िकल्टी कहते हैं।
एक और इनएक्यूरेसी ये भी हो सकती है कि एक फिगर दूसरे फिगर के साथ मिल रही हो, जिसे कोलिजन कहते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट कंटामिनेशन भी कर सकता है, मसलन वो बीजीटी की दो डिफरेंट फिगर्स को कंबाइन कर दे। Another difficulty could be of fragmentation, where client or subject destroy the figure or break up the figure that entirely lose original design. इसके अलावा एक और डिफ़िकल्टी इम्पोर्टेंस की हो सकती है, जिसमें क्लाइंट गलत फिगर ड्रॉ करे और एरर का पता चलने पर बार बार उसको मिटाकर सही फिगर बनाने की कोशिश करे। फर्दर क्लाइंट्स इरेगुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, यानी कि रफ लाइंस बनाए और उनमें मोटर कोऑर्डिनेशन ना हो। फर्दर लाइन एक्सटेंशन का इशू भी आ सकता है, यानी फिगर में कोई न्यू पार्ट ऐड कर देना या कोई एक पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देना। मज़ीद कुछ डिफ़िकल्टीज ओमिशन से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसमें क्लाइंट फिगर के पार्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाता या कंप्लीट फिगर ड्रॉ करने के बजाय सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स को ड्रॉ कर दे। इसके अलावा उसको फिगर के ओवरलैपिंग पोर्शन को ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। सब्जेक्ट अक्सर असल फिगर से ज़्यादा डॉट्स या सर्कल भी ड्रॉ कर देते हैं, जिसे परसिवरेशन डिफ़िकल्टी कहा जाता है। मज़ीद रिट्रोगेशन की डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसमें लाइन की जगह सर्कल बना देना, डैशेस की जगह डॉट्स बना देना या डॉट्स को सर्कल से सब्स्टिट्यूट कर देना वगैरह। रोटेशन डिफ़िकल्टी कैन ऑल्सो अकर व्हेन सब्जेक्ट रोटेट अ फिगर और इट्स पार्ट बाय 45 डिग्री और मोर। मज़ीद स्क्रिबलिंग की डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, जिसमें क्लाइंट प्रिमिटिव लाइंस ड्रॉ करता है जिसका ओरिजिनल पीजीटी की फिगर से कोई ताल्लुक नहीं होता। Another difficulty is related to simplification, where subject replace a part of figure with a more simplified figure. एक और डिफ़िकल्टी जिसे सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है, जिसमें क्लाइंट एक या एक से ज़्यादा फिगर को एक दूसरे के ऊपर बना देता है। लास्टली स्कोरिंग कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अनदर डिफ़िकल्टी कॉल्ड ओवरवर्क, जिसमें सब्जेक्ट किसी एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस पर बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, किसी लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क बना देता है या उस लाइन को बाकियों से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट का टेस्ट पर स्कोर बताया जा सकता है और एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। Another test that is used to collect information on symptoms that are commonly associated with brain injury is called Neurobehavioral Functioning Inventory और NFI। NFI एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टेस्ट है, जिसमें क्लाइंट को एक 76 आइटम पर बेस्ड टेस्ट दिया जाता है और वो अपने रिस्पॉन्सेज 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट इज आस्क्ड टू रेट how often he or she currently have any of the 76 given problem, like having seizure, feel hopeless, feel worthless, forget something he or she has done, etc. So client rate on a 5-point Likert scale from never to always. NFI के दो फॉर्म्स होते हैं। एक क्लाइंट फॉर्म होता है जिसे क्लाइंट फिल करता है और दूसरा फॉर्म फैमिली फॉर्म होता है जिसे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर फिल करता है। इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में तकरीबन 20 से 40 मिनट लगते हैं। एनएफआई डेली लाइफ में की जाने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, मसलन मेमोरी और अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि चीज़ों को मिसप्लेस कर देना, अपॉइंटमेंट मिस करना, फ़ोन नंबर भूल जाना वगैरह। क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज के बाद जब एनएफआई की स्कोरिंग की जाती है तो इसके आइटम्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मसलन पहली 6 आइटम्स को क्रिटिकल आइटम्स कहा जाता है, जिनको स्कोर नहीं किया जाता। बाकी की 70 आइटम्स 6 सब स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मसलन कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, कुछ सोमेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, कुछ अटेंशन और मेमोरी को असेस करती हैं और कुछ आइटम्स कम्युनिकेशन, एग्रेशन और मोटर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती हैं। So in therapeutic setting, the NFI can be helpful in identifying discrepancy between respondent perception. Another neuropsychological test is the Stroop color and word test. This test was published by Stroop in 1935. The Stroop test has as many versions as the number of researchers using it. Commonly जो Stroop test यूज़ किया जाता है उसके स्टिमुलाई और उनके टास्क के 3 सेट्स होते हैं। पहले सेट में सीरीज ऑफ कलर नेम्स हैं जो कि ब्लैक इंक में प्रिंटेड हैं, जिन्हें सब्जेक्ट बुलंद आवाज़ में पढ़ता है और एज क्विकली एज पॉसिबल पढ़ता है, मसलन पर्पल, ग्रीन, ब्लू, रेड। दूसरा सेट कलर सेट है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के पैचेस होते हैं और क्लाइंट ने उस पैच का रंग बताना होता है। थर्ड सेट कलर वर्ड सेट है जिसमें एक कलर नेम को डिफरेंट इंक में प्रिंट किया गया है और क्लाइंट ने कलर नेम की बजाय इंक के कलर को बताना होता है। मसलन अगर रेड कलर को ब्लू इंक में प्रिंट किया गया है तो क्लाइंट उसको ब्लू कहेगा।
बाकी दोनों सेट के मुकाबले में कलर वर्ड टास्क ज़्यादा इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें कलर का नाम इंक के कलर में इंटरफेरेंस करता है। सो स्ट्रूप टेस्ट की मदद से हम कॉग्निटिव इंटरफेरेंस को असेस कर सकते हैं, और ये टेस्ट हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिसर्चर्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है कि स्ट्रूप टेस्ट एक बेहतरीन टेस्ट है जो ब्रेन डैमेज सब्जेक्ट को नॉर्मल सब्जेक्ट से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। Another neuropsychological test is Emmons Quick test. That is actually an intelligence test designed by Emmons in 1962. This is basically picture vocabulary test and measure pre-morbid intelligence. Emmons टेस्ट में 3 फॉर्म्स होते हैं जिनमें 50 आइटम्स होते हैं। तीनों फॉर्म्स को सेपरेटली भी और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं, और रिसर्चर ने प्रूव किया है कि ये टेस्ट मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग में मदद देता है। मसलन ऑटिज़म की स्क्रीनिंग की जा सकती है। इसके अलावा कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल डिलेज को भी स्क्रीन किया जा सकता है। ये टेस्ट फोरेंसिक सेटअप में भी यूज़ किया जाता है, और ये टेस्ट एक्चुअली वर्बल एबिलिटी को असेस करता है। Paced auditory serial addition test developed by Grovel in 1977 is also a neuropsychological test. This test requires attention and vigilance. इस टेस्ट में क्लाइंट के सामने डिजिट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, और क्लाइंट ने पहले डिजिट को प्रीसीडिंग डिजिट में ऐड करना होता है। मसलन अगर 3 और 2 का डिजिट प्रेजेंट किया गया है तो सब्जेक्ट ने 3 + 2 करके 5 बताना होता है, और इसी तरह सारे डिजिट्स के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। डिजिट्स को डिफरेंट रेट्स पर प्रेजेंट किया जा सकता है। मसलन अगर एक डिजिट 2.4 सेकंड के लिए है तो अगला डिजिट 1.2 सेकंड में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, और स्लोअर से फास्टर प्रेजेंटेशन दी जाती है। ये टेस्ट क्लाइंट की अटेंशन और विजिलेंस को असेस करता है, और उन लोगों पर एडमिनिस्टर किया जाता है जिन्हें कोई ब्रेन इंजरी हो या वो ब्रेन इंजरी से रिकवर कर गए हों। Most commonly administered test, Folstein test or mini mental status examination is also helpful in assessing the severity of disease like Alzheimer or dementia. ये टेस्ट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ क्लाइंट में जो कॉग्निटिव चेंजेस आ रही होती हैं उनको असेस करता है। Mini mental status test consisted of questions related to orientation to time, orientation to place, immediate recall of things, attention related questions, delayed verbal recall, naming tasks, and repetition of sentence. It also includes some reading and writing and drawing tasks. On all these tasks, correct and incorrect responses are recorded. A score below 20 usually indicate cognitive impairment. One more commonly used test is Bent and Visual Retention Test or BVRT. BVRT विजुअल परसेप्शन और विजुअल मेमोरी को असेस करता है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। BVRT में 3 फॉर्म्स होते हैं जिनमें विजुअल स्टिमुलाई बने होते हैं। सब्जेक्ट को ये 10 डिज़ाइंस एक एक करके दिखाए जाते हैं, और उसको कहा जाता है कि वो जितना मुमकिन हो डिज़ाइन को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करे। तमाम डिज़ाइंस बना लेने के बाद उसकी स्कोरिंग की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि क्लाइंट ने कितने सही डिज़ाइंस बनाए हैं, और इसके अलावा 6 मुख्तलिफ एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एरर ओमिशन की हो सकती है, डिस्टॉर्शन की, प्रिजर्वेशन की, रोटेशन की और मिसप्लेसमेंट की हो सकती है। इसके अलावा साइज एरर को देखते हुए क्लाइंट का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। वर्ड मेमोरी टेस्ट इज डेवलप्ड बाय पॉल ग्रीन. In this test, a list of 20 word pair are presented to the client, and he or she has to learn and recall the word. This test measures verbal memory and cognitive responses bias. Last but not least, Hailing Sentence Completion Test also assesses neuropsychological impairment. This test is a measure of response initiation and response suppression. इस टेस्ट के 2 सेट्स हैं जिनमें 15 सेंटेंसेस होते हैं, और हर सेंटेंस के आखिर वाला लफ्ज़ मिसिंग होता है। पहले सेक्शन में एग्जामिनर सेंटेंस को लाउडली बोलता है, और क्लाइंट या पार्टिसिपेंट को सेंटेंस मुकम्मल करना होता है। दूसरे सेक्शन में सब्जेक्ट को सेंटेंस को किसी नॉनसेंस वर्ड से मुकम्मल करना होता है। इस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगते हैं, और एट द एंड क्लाइंट का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, एज वी रीड अबाउट डिफरेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ दीज टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट की मदद से हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनका इंडिविजुअल के मूड और बिहेवियर पर इम्पैक्ट को देख सकते हैं।
इसके अलावा इस असेसमेंट की बेस पर क्लाइंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जा सकता है और अगर क्लाइंट किसी सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरा है तो उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में आने वाली चेंजेस को भी असेस किया जा सकता है। Where there are several advantages of neuropsychological assessment, there are some disadvantages too. First of all, administration of these tasks require proper training. Few assessment techniques are objective in nature and they alone are not enough to identify the problem. Most of the tests cannot predict client functioning in the real life setting. So, one must have expertise to administer these tests in order to overcome these difficulties and disadvantages.